बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ऐसे पुरस्कार केसेस भी आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो हल हुए तो सबको उन्होंने हैरान करके रख दिया। कैसे शातिर दिमाग और शातिर ज़हन होते हैं जो कत्ल करने के लिए ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि यकीन मानिए कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि ये मुल्क तरक्की करे और बहुत तरक्की करे अगर यही ज़हन जो है किसी पॉजिटिव काम में लग जाए। ये कातिल हसीना, ये खूबसूरत हसीना कौन थी और इस कातिल हसीना की कातिल बेटी जो है वो किस तरह से वजह बनती है इस तमाम तर वाक़ये की, ये आपको बताती हूँ। ये किस्सा जो है ये एक केस से खुलकर दूसरे केस की तरफ जाता है। पता लगता है कि ये कातिल हसीना तो अपनी सास और अपनी देवरानी की भी कातिल थी और किस कदर चालाकी और होशियारी के साथ इसने ये सब कुछ प्लान किया कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। होता कुछ इस तरह से है कि एक बूढ़ी खातून पुलिस स्टेशन आती हैं और दुहाइयाँ देती हैं कि उनका जवान बेटा जो है वो घर से गायब है। कहीं पता नहीं लग रहा कि वो इस वक़्त कहाँ पर है। खुदा के लिए मेरे बेटे को तलाश किया जाए। वहाँ पर जो मौजूद डीएसपी होते हैं खुदा तरस इंसान होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है बूढ़ी खातून को देखकर यकीनन उनको अपनी वालिदा का भी ख़्याल आया होगा दिल में और उसके बाद जो है वो इस केस को टेक अप करते हैं और इसके लिए टीम को तश्कील दिया जाता है। अपने हायर अप से जब बात करते हैं तो उधर से भी उनको बाकायदा तौर पे सपोर्ट मिलती है कि हर तरह की सपोर्ट आपको दी जाएगी और इस केस को हल कीजिए। आखिरकार ये खातून जो रोती हुई यहाँ पर अपने बेटे के लिए दुहाइयाँ देती हुई पहुँचती है, उनके केस को टेक अप किया जाता है और ये जो डीएसपी साहब हैं ये इनकी वालिदा के पास पहुँचते हैं और इनसे फिर सवाल-जवाब शुरू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है केस को सॉल्व करना है। जब वो इनसे सवाल-जवाब करते हैं तो कहते हैं कि जब आपका बेटा आखिरी बार घर से निकला था, जब आपने उसको आखिरी बार देखा था, तो उससे पहले उसको कोई कॉल आई? तो वो बताती हैं कि हाँ, एक कॉल आई थी। कॉल किसकी थी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक हमीदा नामी खातून थी जो हमारी रिश्तेदार है दूर पार की, उससे इसकी बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस लड़के का जो सिम डाटा रिकॉर्ड है वो निकलवाते हैं और उसमें पता लगता है कि वो जो आखिरी कॉल हमीदा नामी खातून से हुई थी उसके बाद उसका जो कॉल रिकॉर्ड डाटा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उसके बाद इस शख्स की ना किसी से बात हुई ना उसको कोई कॉल आई, यानी कि वो आखिरी कॉल थी जो कि उसको रिसीव हुई। यहाँ से फिर हमीदा जो है वो रडार पे आ जाती है और हमीदा को तलाश किया जाता है। पता चलता है कि हमीदा जहाँ रहती थी अब वहाँ पे नहीं रहती, हमीदा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हमीदा ने जिस सिम से गुफ्तगू की थी वो सिम जो है वो भी बंद होती है, लेकिन फिर वो उस सिम के ज़रिए ट्रैक करते हैं कि हमीदा की आखिरी लोकेशन क्या थी और वो कहाँ पर पाई जाती थी। वहाँ से पता लगता है कि हमीदा जो है आखिरी जिस इलाके में पाई जाती थी उसका घर का पता, वो तमाम चीज़ें जब इनको मिल जाती हैं तो ये पुलिस के साथ वहाँ पर रेड करते हैं। अब जब ये पुलिस के साथ वहाँ पर रेड करते हैं और घर के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पर 3 अफ़राद जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। घर के ही चूल्हे के पास ये खातून जो है ये खड़ी होती है, इसके साथ ही एक मर्द होता है और एक इसकी जवान सारा बेटी होती है। एक खूबसूरत खातून और साथ में खूबसूरत बेटी और साथ में एक मर्द जो है इस घर में होता है। ये मर्द जो है इस खातून का शौहर नहीं होता। अब पुलिस क्या करती है, डीएसपी साहब जो है इन सबको गिरफ्तार करते हैं, यानी कि लेकर जाते हैं और अलग-अलग इनको रखते हैं ताकि आपस में ये कोई गुफ्त-व-शनीद ना कर सके। उसके बाद इस खातून को वो कहते हैं कि हमने तफ्तीश वाले कमरे में बिठाया और वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जिसमें जिससे आपने सवाल जवाब जरा करनी होती है उसके ऊपर खूब रोशनी डाली जाती है और खुद तारीकी में बैठा जाता है ताकि उसके फेस एक्सप्रेशंस जो है उसको नोट किया जा सके। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ बैठकर उससे सवाल जवाब करता हूँ, मैंने बड़ी तवील उससे सवाल जवाब की, डिस्कशंस की और ये बड़ी शातिर खातून थी क्योंकि जिस तरीके से इसने कत्ल किया आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अभी आप ज़रा आगे देखिएगा कि हुआ क्या, इस शख्स की 3 कब्रें क्यों थी, इस सर, धड़ और टाँग का मामला क्या था, कहाँ सर किसी एक दुनिया के कोने में, धड़ किसी और कोने में और टांगे किसी और कोने में थी और फिर जब उन्होंने उन इलाकों के थानों से राबता किया तो उन पर क्या इंकिशाफात हुए। लेकिन अभी ज़रा आ जाते हैं वापस उस कमरे की तरफ जहाँ पर ये तफ्तीश हो रही थी। अब ये तफ्तीश जहाँ हो रही थी वहाँ इस खातून से जब बहुत से सवालात किए गए तो उसने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ जवाबात दिए, लेकिन एक सवाल पर वो गलत ही कर गई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि डीएसपी साहब ने उससे पूछा कि तुम कब से इसको जानती हो, तो अब की बार उसने कहा कि 2 माह से। तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम 4 माह कह रही थी, फिर उसने कहा कि नहीं 2 माह ही, मैं गलत कह गई। यहाँ पर उन्हें थोड़ा और घुमाते हैं और बात जब उससे कर रहे होते हैं, घुमा-घुमा के सवाल करते हैं, कहाँ से मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? तो एकदम उसके मुँह से एक जुमला निकला। वो कहती है कि क्या कदी मुए भी लब्धे हैं, यानी कि कभी मरे हुए भी लब्धे हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर वो एकदम से ठटक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो मर गया है? क्योंकि अभी तक तो बात ये हुई है कि वो कहीं गायब है, उसे किसी ने गायब कर दिया है, लेकिन तुम कैसे जानती हो कि वो मर गया है? यहाँ पर वो सटपटा जाती है और घुमा-फिरा के बात करती है, लेकिन पुलिस जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है उनका एक अपना तरीक़ाकार होता है और फिर जब उसको घुमा-फिरा के पूछा जाता है और कहा जाता है कि अभी जो तुम्हारे साथ शख्स मौजूद था उससे तफ्तीश की गई है, उसने मान लिया है और उसका कहना है कि कत्ल करने वाली तुम हो। तो यहाँ पर वो सटपटा जाती है और उसके बाद आखिरकार वो इंकिशाफ़ करती है और कहती है कि हाँ,
वो मारा गया है, लेकिन मारने वाला तो वो शख्स था। अब पुलिस उस शख्स से जब तफ्तीश करती है और उसको कहती है कि उसने सब कुछ बता दिया है, वही तरीकाकार जब आजमाया जाता है तो वो शख्स कहता है कि मेरा तो कोई इसमें कसूर नहीं, नाश्ते में दवाई डालने वाली तो ये थी, मैंने तो सिर्फ उसके सीने पे चढ़ के उसका गला काटा था। यहाँ से ये बात जो है पूरी क्लियर हो जाती है। ये खातून भी रो रो कर फिर इकरार करती है और क्या बताती है तो वो जरा सुनिएगा। ये खातून बताती है कि ये जो लड़का था, इससे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक था, दोस्ती थी, जबकि ये खुद शादीशुदा थी और अपने शौहर से अब अलग रह रही थी। ये कहती है कि मेरी उससे बड़ी दोस्ती थी और मेरा बड़ा चाहने वाला कदरदान था, ये उसका कहना था। फिर वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत खूबसूरत है और अब उसका दिल मेरी बेटी पे आ गया था और उसके साथ उसकी बातचीत बढ़ती जा रही थी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। अपनी बेटी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं इसको जरूर ठिकाने लगा सकती थी। ऐसे में वो कहती है कि ये जो मेरे साथ शख्स है, मैंने इसके साथ फिर प्लान किया कि मेरी बेटी जो है वो तो मेरे कहने में नहीं, लेकिन मैं इस शख्स को तो ठिकाने लगा सकती हूँ। फिर इसने क्या किया कि इसको कत्ल करने के बाद पहले तो इसको नाश्ते में दवाई दी, दवाई देने के बाद उसने इसका मर्डर करवाया उस शख्स से, इसके हाथ पांव बांधे और उस शख्स ने सीने पे बैठ के इसका गला काटा। और उसके बाद इन्होंने एक और बड़ा ही खौफनाक काम किया। इन्होंने इसका सर, धड़ और टांगे जो है ये अलग अलग काटी और अलग अलग काटने के बाद उन्होंने इसके ये जो बॉडी पार्ट्स थे उनको 3 अलग-अलग इलाकों में फेंका। यानी कि एक सर जो है एक इलाके में फेंका जिसका थाना अलग था, दूसरा दूसरे इलाके में जिसका थाना अलग था और तीसरा तीसरे इलाके में जिसका थाना अलग था। और इस तरह से ये 3 टुकड़े इसके करने के बाद उन्होंने इसको यूँ ठिकाने लगाया। अब इन्होंने उन इलाकों में जाकर जब पूछताछ की तो पता लगा कि वाक़ईतन इन तीनों थाने में एक ही डेट पर ये इस तरह से जिस्म के बॉडी पार्ट्स जो है वो इकट्ठे किए गए थे और उन थानों में इसके बारे में बाकायदा तौर पे रिपोर्ट दर्ज थी। और एक जो हिस्सा है उसको एक इलाके में दफनाया गया था, दूसरे इलाके में दूसरे हिस्से को दफनाया गया था, तीसरे हिस्से को तीसरे इलाके में दफनाया गया था और वो जो है एक ऐसा मिस्ट्री केस था जो कि अनसॉल्व था। तो उससे मालूम होता है कि किस कदर चालाकी और होशियारी के साथ इन्होंने 3 मुख्तलिफ इलाकों में इसके बॉडी पार्ट्स फेंक के इस केस को इतना मशकूक और इतना मुख्फी कर दिया था कि पुलिस जो है इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाई थी। और जो उस नौजवान की वालदा थी वो बिल्कुल ही नावाकिफ थी इस बात से कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। उसके बाद जब इन कब्रों की कब्रकुशाई की गई और इनमें से इन हिस्सों को निकाल कर जब इसका डीएनए किया गया तो फिर ये जो है उस वालदा के साथ मैच हुआ और मैच ये हुआ कि ये माँ और बेटे का ताल्लुक है, इस लाश का ताल्लुक जो है इस औरत के साथ है। तो ये जब हौलनाक इंकिशाफ हुआ तो अब खातून चूंकि पकड़ी गई थी, यहीं से एक और केस जो है उसके बारे में भी पता लगा और वो था इसकी देवरानी और इसकी सास का। हुआ कुछ इस तरह से कि इस खातून ने ही फिर बीच में ये भी इंकिशाफ किया कि शीराकोट में जब ये शादी करके आई थी अपने ससुराल में, तो वहां पर इसके ससुराल में शादी वाला घर था और एक और शादी थी उसकी देवरानी की और घर में बहुत सा जेवर पड़ा हुआ था और इसने वहां पर उसका एक दोस्त था, यानी कि जब इसकी शादी हुई तब भी इस खातून का एक कोई दोस्त था और चूंकि खूबसूरत खातून थी उसने बहुत सी दोस्तियां पाली हुई थी, इसने उसको बताया था और डाका डलवाया इसने अपने ही ससुराल वाले घर में। तो ये कहते हैं कि इसने जब डाका डलवाया था तो फिर वहां पर ये जब पहुंचे तो जब निकलने लगे तो इसकी सास ने देखा तो उसने फिर इसकी सास पे गोली चलाई। फिर उसके बाद उसकी देवरानी अंदर से निकली तो उसने देवरानी पे भी गोली चलाई और जेठानी जब निकली तो जेठानी की आंख में गोली लगी, अलबत्ता वो बच गई। और इस तरह से अपनी सास और देवरानी का कत्ल करवाने वाली भी यही थी। जब डीएसपी साहब ने उस इलाके से जो थाने से उनके थे जो अफसर थे तफ्तीशी, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ एक इस तरह का केस जरूर था और उसमें ये 2 अमवात हुई थी लेकिन हम केस की तह तक नहीं पहुंच सके थे, इसलिए ये एक अनसॉल्व्ड केस था। तो उन्होंने उनको ये बताया कि ये केस भी हल हो गया इसी केस के साथ, क्योंकि यही खातून जो है ये इन 2 कत्ल की भी मुर्तकिब है और इसने इस बात का इकरार भी किया है। यूं ये केस जो है अपने अंजाम को पहुंचा और इस खातून का खौफनाक खेल जो है वो भी अपने साथ अंजाम को पहुंचा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।